मेरी भाभी रोज मुझे 1 किलो मसूर की दाल मंगवाती, मगर उस वक्त मैं बहुत हैरान हो जाती जब भाभी उस दाल को बिना पकाए ही अपने कमरे में लेकर चली जाती और बाहर निकलती तो वह लंगड़ा लंगड़ा कर और कहती कि दाल बहुत अच्छी थी। एक दिन राज जानने के लिए मैंने अपनी छोटी बहन को भाभी के कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद बहन भी लंगड़ाती हुई आई, बाहर निकली तो मेरी जान निकल गई। आज भी भाभी ने मुझे 1 किलो मसूर की दाल मंगवाई थी। मैंने जैसे ही वह दाल लेकर घर पहुंची तो भाभी ने थैला मुझसे ले लिया और वह चली गई। मैं हक्का बक्का रह गई कि भाभी को क्या हुआ। अभी 30 मिनट ही हुआ होगा कि मेरे भैया ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे। मैं अपने कमरे में बैठी थी। भैया को देखकर मैं जल्दी से उठकर उनके पास आ गई थी। मुझे उनकी चिंता सताने लगी थी, मगर वह बोले कि थोड़ी देर आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। फिर उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। भैया को कुछ शक हुआ तो भैया ने दरवाज़ा पीटा, मगर कमरे से तो भाभी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। भैया ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी भाभी कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद है। मैं घबरा गई और भैया को बोली कि भाभी तो कमरे में ही है, शायद उनकी आँख लग गई होगी, हो सकता है भाभी आराम कर रही हो। भैया ने जोर जोर से दरवाज़ा बजाया, बोलते दरवाज़ा खोलो जल्दी करो, लेकिन भाभी ने कोई आवाज़ नहीं दी। मैं भैया का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर बरामदे में ले आई और बोली आप यहाँ बैठ जाइए, मैं दरवाज़ा खुलवाती हूँ। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और साथ ही साथ कहती रही कि भाभी दरवाज़ा खोल दो, भैया घर आ गए हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अंदर इतनी शांति थी कि कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। मैं भैया के पास आकर बैठ गई, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं बोली भैया आप मेरे कमरे में, प्रीति भी तो सो रही है। मैं भैया को बोली कि आप मेरे कमरे में आराम कर लीजिए। भैया मुझसे बोले कि तुम यहाँ से जाओ, तुम भी आराम कर लो, लेकिन मैं भैया के पास ही बैठी रही। तभी भैया के कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी लंगड़ाते हुए बाहर निकलने लगी। भैया एकदम गुस्से से भरी भाभी पर चिल्लाते हुए बोले कमरा बंद क्यों था? तुम नहीं जानती कि मैं अपनी 2 मासूम बहनों को तुम्हारे हवाले करके बाहर जाता हूँ? तुम तो हर रोज़ यही करती होगी। तुमने मेरी बहनों को अपना समझा ही नहीं। मैं खुद 17 साल की कम उम्र की डरपोक सी लड़की थी। भैया के गुस्से को देखकर तो मैं खुद ही डर गई थी, मगर फिर भी मैं आगे बढ़ी और बोली कि भैया आप गलत सोच रहे हैं। भाभी ने कभी हमको पराया नहीं समझा, वह माँ की तरह हम दोनों का ख्याल रखती हैं। शायद आज भी वह सो गई होगी। मेरी भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। वह बोली कि शुक्रिया नेहा। मैंने कहा चलो किचन में। भाभी एक पल के लिए परेशान हो गई थी। वह बोली कि नेहा दाल तो मैं खा ली। गुस्से में जाकर पढ़ाई करने लगी। भाभी हैरान होकर वहीं खड़ी थी। भाभी ने मुझे झूठ क्यों बोला था कि उन्होंने दाल को खा लिया, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखा था कि वह कच्ची दाल अपने कमरे में लेकर गई थी। मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ते पढ़ते ना जाने कब मेरी आँख लग गई थी और फिर सुबह को घबराकर मेरी आँख अचानक से खुली। मेरे साथ प्रीति भी जाग गई थी और हम दोनों किचन में जाकर भाभी की मदद करने लगे। आज भाभी भी मुझे बड़ी बेचैन से और कोई खुशी न लग रही थी। भैया भी किचन में आ चुके थे। अब भैया भी रिलैक्स लग रहे थे, भाभी से आराम से बातें कर रहे थे। मैंने यह सोचकर सब नज़रअंदाज कर दिया था कि यह सब मेरा वहम ही होगा। सुबह मैं जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई। अब भैया के साथ ही चली गई थी। वह ऑफिस जाते हुए मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। कॉलेज में मेरी एक दोस्त साथ पढ़ते थे, उसका एग्ज़ाम हो चुके थे, इसीलिए उसकी छुट्टियां चल रही थी, जबकि मेरे एग्ज़ाम के लिए अभी 4 महीने बाकी थे। कॉलेज से घर आने के लिए मैं बस का सफ़र करती थी। मैं जैसे ही घर पहुंची तो मुझे लगा था कि भाभी मेरा इंतज़ार में होंगी। फिर मुझे देखकर फ़ौरन ही कहने लगेंगी कि नेहा जल्दी से फ्रेश होकर कपड़े बदल लो और मुझे 1 किलो मसूर की दाल ला कर दो। फिर वह अपने कमरे में पैसे लेने के लिए चली गई। भाभी ने लंगड़ाहट भी खत्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुंह धोकर भाभी के पास गई और मैं अपनी भाभी को पैसे लेकर 1 किलो मसूर की दाल ले आई थी। मैंने भाभी को थैला पकड़ाते हुए कहा भाभी आज प्लीज़ दाल चावल बना दीजिएगा। मेरी भाभी के चेहरे का रंग एक पल के लिए फीका पड़ गया था। फिर उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया और दाल अपने कमरे में लेकर मुझे एकदम से अजीब सा लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कच्ची दाल अपने कमरे में लेकर कौन जाता है। और फिर मैं यही सब सोचती हुई अपने कमरे में आ गई और पढ़ने लगी। शाम के वक्त भैया ऑफिस से आए तो मेरे और प्रीति के लिए खाने पीने का सामान लेकर आए थे। भैया की आवाज़ सुनकर भाभी भी अपने कमरे से निकल कर आ गई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। मैं हैरान रह गई थी कि पहले तो भाभी का लंगड़ाहट तो खत्म हो गई थी, अब दोबारा वह क्यों लंगड़ा रही हैं।
मुझे भाभी पर शक हुआ। कहा, भैया को दिखाने के लिए तो नाटक नहीं करते। लेकिन जब मैं भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ साफ पता चल रहा था कि वह बड़ी तकलीफ में है। मैंने अपनी सोच को फौरन बदला और भाभी के पास गई और उनसे पूछने लगी कि उनके पैर में क्या हुआ है, तो वह चुप हो गई। भैया को भी बड़ी भूख लगी थी, इसीलिए भाभी फटाफट किचन में चली गई और सिर्फ किचन में मैं भाभी की मदद करती थी। आज भी मैं उनकी मदद के लिए किचन में चली गई। मैंने कहा, भाभी दाल चावल के बारे में सोच सोच कर बड़ी भूख लग रही है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा था। भाभी कहने लगी, आज तो मैं घर में आलू की सब्जी बनाई है, दाल तो मैं सब खा गई, बहुत ही अच्छी दाल थी। यह सुनकर तो मैं शौक में रह गई थी, एकदम से मेरा दिल भर आया था और मैं सब कुछ छोड़ छाड़कर अपने कमरे में आ गई थी। मैंने अपनी सोचों को घुमाती हुई लेकिन प्रीति को देखकर एकदम से चौंक गई थी, क्योंकि वह अपने कॉलेज की किताब खोलकर बैठी थी। मैंने उसे कहा कि जब पढ़ने के दिन थे तब तूने पढ़ाई से जान बचा ली, अब क्या फ़ायदे पढ़ाई का। प्रीति की किताबें छीनने के लिए हाथ आगे किया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया और एकदम गुस्से से बोली, कभी तो मेरी जान बख्श दिया करो, हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश मत किया करो। आप सिर्फ मुझे 1.5 साल ही बड़ी हो, 10 साल नहीं, जो मेरे हर मामले में टंगराई फिरती हो। मुझे प्रीति से इस तरह का प्रताप बिल्कुल भी उम्मीद न थी। प्रीति ने तो अभी मेरे साथ इस तरह की बात नहीं की थी। मैंने उसे छोड़कर भैया के पास आकर बैठ गई। भैया मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछने लगे, जबकि मेरा सारा ध्यान भाभी के टाइम पर था और वह भैया के सामने काट डाल रही थी और बहुत मुश्किल से कोशिश कर रही थी कि वह लंगड़ा कर ना चले। भैया ने मुझे यह सब परेशानी की वजह पूछने लगे। मैं बिना कुछ सोचे समझे ही भैया को बता दिया कि प्रीति ने मेरे साथ बदतमीजी की है। भैया यह बात सुनकर हैरान हो गए। फिर उन्होंने प्रीति को आवाज़ देकर बुलाया और कहा कि तुम हर वक्त कमरे में ही घुसी रहती हो, बाहर आकर हम सबके साथ क्यों नहीं बैठती। भैया के शब्द अभी मुंह में ही थे कि प्रीति ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वह बोली, पिताजी खुद तो इस दुनिया से चले गए लेकिन मुझे डर डर के ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए। भैया कहते हैं एक कमरे में मत बैठो, भाभी कहती हैं घर के काम में हाथ बटाओ, मेरी बहन तो मेरी दुश्मन बनी हुई है। भैया प्रीति के हालात देखकर हैरान रह गए थे। फिर भैया उठे और प्रीति को गले लगाकर प्यार करने लगे और बोले, प्रीति तुम जानती हो मैं तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी ही समझा है। फिर अपने आंसू पोंछ लिया और हम सब से माफ़ी मांगकर कमरे में चली गई। भैया ने भाभी को आवाज़ देकर बुलाया और बोले, आरती आजकल प्रीति घर में ही होती है, यह इतनी चिड़चिड़ी क्यों होती है। भाभी का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ चुका था, वह बड़ी डरी हुई लग रही थी। वह बोली, रितेश प्रीति हर वक्त अपने कमरे में ही बैठी रहती है, इसीलिए मैंने 1-2 बार उसे बोला था कि घर के काम काज में थोड़ी मेरी मदद कर दिया करो, इस तरह से वह तुम बोर भी नहीं होगी। शायद उसे मेरी बात बुरी लगी। भैया कुछ सोचने लगे, जबकि ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि आरती भाभी हमसे कुछ छुपा रही हैं। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। अगले दिन भैया हमारे कमरे के लिए टीवी लेकर आए, अच्छी अच्छी मूवीज़ ले आए, किताबें और नॉवेल्स भी लेकर आए थे और लाकर प्रीति के हाथ में थमा दी और कहने लगे कि आज के बाद तुम घर में बोर नहीं होगी। फिर लूडो भाभी के हाथ में दे दिया और बोले कि आरती तुम और नेहा लूडो खेल लिया करो। यह देखकर भाभी को मुस्कुरा गई थी। जब कमरे में आई तो प्रीति मुझे बड़ी जोश में लग रही थी कि वह बोली, नेहा सारा दिन फिल्में देख लिया करूँगी, तुम पढ़ाई में ध्यान लगाती रहना। मेरा दिल भी ललचा गया था कि भैया प्रीति के लिए वह बच्ची वाली फिल्में भी लेकर आए थे। मैं देर रात तक जाकर पढ़ाई करती थी। इनमें अभी अपने कमरे में ही निकलते हुए देखा, वह दोनों चलती हुई छत पर चली गई थी। ना जाने इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी। मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी। मैं पढ़ाई वगैरह सब खुलकर बाहर ही देखते रह गई थी। करीबन 45 मिनट छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस चली आई थी। आखिर यह सब क्या हो रहा था, मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। मैं कॉलेज से जैसे ही वापस आई, भाभी मुझे पैसे पकड़ाती हुई और फिर बोली, मुझे 1 किलो मसूर की दाल लाने के लिए भेज दिया था। मैं कपड़े बदलने के लिए कमरे में गई तो यह देखकर दंग रह गई थी कि प्रीति पुरानी क्लास की किताबें फिर से पढ़ रही थी। मुझे देखकर वह इस कदर से चौंक गई थी और छत पर वह किताब सहित कमरे से बाहर निकल गई थी। मैंने सोचा कि पहले भाभी को दाल देती हूँ, फिर प्रीति के बाद में देख लूँगी। मैं दाल ले आई तो भाभी ने मुझे थैला ले लिया और कोई बात नहीं किया बिना मैं अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया। प्रीति की खबर लेने के लिए कमरे में गई तो वह मुझे कहने लगी कि नेहा तुम भाभी को रोज़ दाल लाकर मत दिया करो। उनकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी, वो ऐसा क्यों कह रही थी।
तो मैं इस पर उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? प्रीति जल्दी से उठकर वह मेरे पास आई और कान में मुझे ऐसी बात बताई कि मेरा सिर चकराने लगा। मैं प्रीति की बात भूल नहीं सकती थी क्योंकि वह सारा दिन घर में ही तो होती थी। उसे तो भाभी की हर काम बराबर जानकारी होती थी। मैं खुद इस बारे में मामले में तहकीकात करूंगी, फिर सब सामने आने के बाद ही कुछ फैसला करेंगे। मैं पढ़ने बैठ गई तो प्रीति टेरेस पर चली गई थी। पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं प्रीति और भाभी की वजह से बहुत परेशान थी। यह दोनों ही बड़े अजीब सी हरकतें कर रही थी। मैं अपनी सोच में घूमती थी, तभी भाभी कमरे से बाहर निकल आई थी और वह लंगड़ाते हुए चल रही थी। मुझे दाल में कुछ कहाँ गई तो भाभी बोली, वह तो मैं खा ली, बड़ी ही अच्छी दाल थी। तो यह सुनकर मैं चुप हो गई और फिर भाभी लंगड़ा लंगड़ा कर चलती हुई घर के काम कर रही थी। तभी अचानक मुड़कर बोली, प्रीति कहाँ है? तो यह सुनकर मैं चुप होकर भाभी के चेहरे का रंग अचानक ही उड़ गायब हुआ था, छत की तरफ जाने लगी। मैंने सिर्फ झटक दिया था और अपनी किताब उठा ली। दोनों तो पागल हैं तो मुझे भी पागल कर देंगे, लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। दोनों छत पर गए हुए बहुत देर हो गई थी और मैं उन दोनों के पीछे नहीं छत पर चली गई। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मैं भाभी की आवाज़ आसानी से सुन सकती थी। भाभी प्रीति को पूरी तरह से डांट रही थी। प्रीति के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। मेरा दिल अपनी बहन के लिए टूट सा गया था। जैसे कि मैं छत पर पहुंची तो भाभी मुझे देखकर डर गई थी। उन्होंने प्रीति को गले से लगाया और प्यार से बोली, लूडो नहीं खेलोगी अपनी भाभी के साथ? प्रीति ने भी अपने आंसू पोंछ लिए थे और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। मैं उन दोनों को हैरत से देख रही थी। मैं प्रीति का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए नीचे लेकर आ गई थी। उसे कमरे में लाकर मैंने पूछा कि भाभी तुम्हें क्यों डांट रही थी? प्रीति घबरा गई और बोली, भाभी मुझे क्यों डांटेंगी, बल्कि वह तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। मैं कुछ सोचकर चुप हो गई थी। मैंने कहा, प्रीति मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं भाभी का राज जानना चाहती हूँ। उस दिन तुमने जो मुझे बात बताई थी सिर्फ तुम्हारा वहम था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे असली सबूत ला कर दो। कल जब भाभी को दाल ला कर दूंगी तो तुम उनके कमरे में छुप कर देखना कि वह दाल कैसे खाती हैं और फिर लंगड़ाकर क्यों चलने लगती हैं। मेरी बात सुनकर प्रीति एकदम से मुस्कुरा गई। वह बोली, नेहा मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन कॉलेज से वापस आते समय मैं अपने काम को दिमाग में सारा प्लान फिट करके आई थी। घर पहुंची तो मैंने भाभी को मेरा इंतजार करते हुए पाया था। वह बोली, नेहा जल्दी से दाल ला कर दे दो। मैं मुंह धोने के लिए कमरे में चली गई। प्रीति को भी समझा दिया कि जैसे ही भाभी को आवाज़ देकर बुलाऊंगी तो उनके कमरे में जाकर छुप जाना। उसने हाँ कहा। मैंने भाभी को आवाज़ दी और कहा, भाभी दाल अब महंगी हो गई है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। भाभी मुस्कुराकर बोली, फिर क्या हुआ, मैं अभी लेकर आती हूँ पैसे। इतनी देर में प्रीति भाभी के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं दाल ले आई और भाभी ने खुशी खुशी दाल मुझे ले ली और अपने कमरे में चली गई। मैं बाहर बरामदे में बेचैन होकर चक्कर पर चक्कर काट रही थी। 1 घंटे बाद भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला और लंगड़ाते हुए कमरे से बाहर आई, किचन में चली गई। प्रीति उनके कमरे से बाहर निकली। उसे देखकर तो मैं दंग रह गई थी कि प्रीति आज लंगड़ाकर चल रही थी। मैं प्रीति का हाथ पकड़ा और जल्दी से पूछा, प्रीति बताओ मुझे क्या मालूम हुआ? प्रीति बड़ी परेशान सी लग रही थी। वह बोली, नेहा मैं तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाभी हमसे छुप छुप कर निकलती हैं, मगर तुमने बात पर यकीन नहीं किया था। यह खिड़की बहुत छोटी है, उसे निकलते वक्त पैर में चोट लग जाती है, इसीलिए ये भाभी लंगड़ाकर चलती हैं। मैं भी उस खिड़की से निकलकर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर इस चोट की वजह से मैं प्रीति को कसम दी कि वह भैया को बारे में कुछ भी न बताएं। वह बोली कि पागल तो मैं नहीं हूँ, नेहा भाई का घर उजाड़ने के लिए सोचूंगी। मैं प्रीति को एक किताब दे दी और बोली कि तुम इसको पढ़ लेना। मैं उसका छोटा सा दिमाग दूसरी तरफ घुमाना चाहती थी, जबकि मैं खुद इस दुविधा में फंस गई थी कि भाभी के बारे में भैया को कैसे बताऊं या फिर ना बताऊं। भाभी हमारे साथ तो बहुत अच्छे से रहती थी, मगर वह मेरे भैया के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बातें सोचते सोचते मेरी आँख लग गई थी। ना जाने कितनी देर मैं सोती रही। जब भैया के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तब मैं घबराकर उठ बैठी थी। अब मेरी तो जान निकल गई थी। मैं भागती हुई बरामदे में गई तो भैया, भाभी और प्रीति को देखा। मुझे अपनी भाभी की हकीकत भैया को पता तो वह तो मुझे देखकर भैया बोले, नेहा मैं तुम्हें बहुत होशियार समझता था, मगर तुम भी इसको नहीं संभाल पाई। भैया का इशारा प्रीति की तरफ था।
मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, भैया क्या हुआ? भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। तुम प्रीति से मुझे यह पता करके बता दो कि छत पर कौन था जो इससे मिलने के लिए आया था। मैं एकदम से डर गई थी कि मैंने जोर जोर से ना में सिर हिला दिया था। मैं भैया से कहने लगी, भैया हमारी प्रीति ऐसी नहीं है, ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। भाभी भी आगे बढ़कर बोली, रितेश आप बिना सबूत के इतना गुस्सा ना करें, बच्ची है सुधर जाएगी। भैया भाभी को घूर घूर कर देख रहे थे। वह बोले, मैंने शादी से पहले दिन ही तुम्हें बता दिया था कि यह दोनों लड़कियां सिर्फ मेरी बहन नहीं बल्कि मैं इन्हें अपनी बेटी की तरह समझता हूँ। तुम माँ बनकर उनकी परवरिश करना, इस तरह से पालन पोषण करने किया तुमने। मैं प्रीति का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई थी। मैं प्रीति से पूछा, मुझे सब कुछ सच सच बता दो, आखिर बात हुई क्या है? वह रोते हुए कहने लगी कि भाभी चाहती हैं कि हम दोनों उनके पति का घर छोड़कर चली जाए, इसीलिए वह सब करके हमें हमारे भाई के नज़रों में गिराना चाहती हैं। मैं बोली, तुम फिक्र ना करो, हमारे घर के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही उसमें गिर जाएंगी। अगले दिन मैं भैया के साथ कॉलेज जाने लगी। भैया बड़े खामोश से थे, उनकी आंखों में गुस्सा था। मैंने भैया से कहा, भैया आप आज छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज से लेने के लिए आ जाएगा। मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहती हूँ। भैया कुछ कहे बिना ही चले गए थे, मगर यह उनकी मेहरबानी थी कि वह मुझे लेने के लिए आ गए। तो मैंने उनसे कहा कि वह घर के बाहर ही रहे, जब तक मैं इशारा करके उन्हें ना बुला लूँ तब तक वह ना आए। मैं जैसे ही घर गई, भाभी ने दाल का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं उन्हें दाल देने बाहर निकली तो भैया आगे बढ़े और बोला, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कि बस आप चुप रहे, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं दाल लेकर घर गई। इस वक्त का इंतजार था। मैं जल्दी से घर से बाहर आई और भैया को अपने साथ घर ले गई। मैंने कहा, भैया आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोलिए। भैया के पास एक कट्टर था जिसके जरिए एक कमरे का दरवाज़ा खोल लिया था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो भाभी अंदर कमरे में नहीं थी, उनके कमरे की खिड़की खुली हुई थी। भैया ने उन्हें खिड़की से बाहर देखा तो भाभी नज़र आ रही थी, वह तेज तेज चलती हुई कहीं जा रही थी। भैया अभी उस खिड़की से कूद गए थे, जबकि मैं और प्रीति बड़ी मुश्किल से उतर पाए थे। हम तीनों भाभी का पीछा करते हुए दूर तक सुनसान सी जगह पर पहुंच गए थे। एक बाबा का घर था जहां लोग ताबीज़ बनवाने के लिए आ जाया करते थे। देखे चलते हुए अचानक हम वहां पहुंच गए तो भाभी के चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। भैया आगे बढ़े और भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आए थे। भैया के तेवर बड़े खतरनाक हो चुके थे। वह भाभी से बोले, आरती आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया, तो तुम झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, अब मुझे सच सच बता दो। तब भाभी बोली कि भगवान जानता है, मैंने आपकी दोनों बहनों को अपनी बेटियों की तरह समझा है, मगर इनकी वजह से आप मुझ पर शक करते हैं कि मैं इनका ख्याल नहीं रखती। इनकी वजह से आप मुझे दो शब्द भी सुना देते हैं, तब मुझे यह बहन हो गया कि शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा भी लगता है कि जैसे आप किसी और से मोहब्बत करते हैं और मुझे तलाक दे देंगे। मैंने अपनी बड़ी बहन से इसके बारे में बात की तो वह कहने लगी कि एक साधु बाबा है जिनका मंत्र बहुत शक्तिशाली है, उससे पति मुट्ठी में आ जाता है, इसीलिए मैं आपसे छुपकर उनकी सभा में जाने लगी थी। साधु बाबा ने कहा था कि पूरे 32 दिन 1 किलो मसूर की दाल पर मंत्र का प्रयोग करना है और वह दाल नहर के किनारे फेंक देनी है। मुझे यह सब करते हुए पूरे 28 दिन हो चुके थे। आप दोनों के जाने के बाद इस मंत्र का पाठ करती थी, इसकी वजह से मैं प्रीति पर ध्यान नहीं दे पाई, सारी मुझसे चूक हो गई। प्रीति अपने ही इलाके के एक आवारा लड़के विवेक से मोहब्बत कर बैठी। मैं बोली, बेटा अगर विवेक अच्छा लड़का होता तो मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ खुद करवा देती, मगर वह बहुत बुरा इंसान है, इलाके की हर लड़की के ऊपर उसकी नज़र है। प्रीति रोने लगी और बोली, भैया घर में सूनापन और अकेलापन था, इसकी वजह से मैं इस गलत राह पर चल बैठी, वरना मुझे विवेक में कोई दिलचस्पी नहीं है। भैया मुस्कुरा दिए, उनके सर से भारी बोझ उतर गया था। फिर उन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया। यकीन न आया, भाभी की खबर लेने वाले थे, वह भाभी को हमारे सामने कहीं नहीं जाने देते। मैंने कहा, भैया आप भाभी को कुछ मत कहना, वह हमारी माँ जैसी है। भाभी रोते हुए हम दोनों बहनों को गले लगा लिए। एक बार फिर हमारे घर में प्यार और खुशनुमा माहौल बन चुका था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।